हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। हम कर रहे हैं एग्जाम रेडी सीरीज जिसमें हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी से। और क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अभी तक हम इन टॉपिक्स पर डिस्कस कर चुके हैं कि वेजिटेशन जो है हमारे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह, या फिर सॉइल, या दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो वेजिटेशन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम देखेंगे कि इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या कौन कौन से अलग अलग टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम, तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो हाई रेनफॉल वाले रीजन्स में पाए जाते हैं, विच इज़ मोर देन 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। और यहाँ पे कोई ड्राई सीजन सिग्निफिकेंट नहीं होता। अमूमन साल के सभी महीने यहाँ कुछ ना कुछ बारिश होती ही है, या बहुत शॉर्ट ड्राई सीजन होगा अगर होगा भी तो। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तियां उनके झड़ते नहीं हैं एक साथ। यानी कि अगर डेसिडियस फॉरेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो उसमें जो शॉर्टेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि जो ड्राई सीजन है उसमें उनके पत्ते शेड कर जाते हैं, यानी पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ जिसे हम कहते हैं इंडिया में। तो वैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोई ऐसा सीजन नहीं होता, उनके लिए कोई पतझड़ नहीं होता। इसके आगे अगर हम देखें तो टेम्परेचर मोर और लेस इनकी सेम होती है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। और इसकी वजह से ये हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले जोन में आते हैं, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। टेम्परेचर भी वहाँ ज़्यादा है, वार्म कंडीशंस है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में भी और सॉइल में भी। तो ये दूसरी एक और चीज़ की ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे फोटो पीरियड भी होता है जो वो लंबा होता है, यानी कि डे लाइट जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है। तो उसमें उनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके पास ज़्यादा टाइम मिलता है, और ग्रो करने के लिए पौधों को ज़्यादा टाइम मिलता है, या फिर ज़्यादा कंडीशंस उनको फेवरेबल मिलते हैं, उसीलिए वो उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, सबसे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, पौधे होंगे, स्क्रब्स होंगे, दूसरे तरह के झाड़ भी होंगे। लेयर मल्टी लेयर्ड कैनोपी होती है, टॉलेस्ट फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ देखने को मिलते हैं। बट्रेस रूट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। बट्रेस रूट्स क्या हैं ये हम देखेंगे अभी। बायोडाइवर्सिटी भी इनकी बहुत हाई होती है, मतलब बहुत तरह तरह के और बहुत भांति भांति के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना बहुत रिच होती है। इंसेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि अदरवाइज दूसरे जगहों में उतने देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि सबके लिए फूड अवेलेबल है। किसी ना किसी तरीके से कोई भी जानवर एक पौधे पे ही डिपेंड करता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा है, इसीलिए दूसरे जानवर भी वहाँ ज़्यादा है। अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि पौधों के नीचे जो उगने वाले झाड़ होते हैं, लंबे चौड़े घास फूस होते हैं, वो उन्हें हम बोलते हैं अंडरग्रोथ। वो भी बहुत डेंस होते हैं। और फॉरेस्ट फ्लोर इतनी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे नीचे तक उतना थोड़ा डार्क सा होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें या टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट सनलाइट जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर तक रीच करता है, बट अदरवाइज ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट में लो लाइट होती है फॉरेस्ट फ्लोर में। अब कुछ एक और चीज़ देखते हैं। सबसे तो ये मल्टी लेयर्ड कैनोपी क्या है। मल्टी लेयर्ड कैनोपी और मल्टी स्टोरी कैनोपी जो है वो सबसे जो नीचे वाला लेयर है, जहाँ पे झाड़ हैं, और ये वाला रीजन जो है फॉरेस्ट फ्लोर इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे झाड़ हैं और घास फूस है। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला जो लेयर हो गया। ये फिर भी ये इतना जो भी हाइट है वो भी ह्यूमन हाइट से काफ़ी ऊंचा है। फिर इसके ऊपर आता है एक अंडर स्टोरी लेयर, जो उसे थोड़ी ऊंचे लेयर तक है। यहाँ पे छोटे मोटे एपिफाइट्स देखने को मिलेंगे, ब्रांचेस ट्री के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और इस लेयर तक नीचे वाले जो झाड़ हैं, स्क्रब्स हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उसे हम अंडर स्टोरी लेयर कहते हैं। और उसके ऊपर है कैनोपी लेयर, जहाँ पे कि मेजर जो ट्री की एक छत है, पूरे जंगल की जो एक छत बोल सकते हैं, वो वहाँ की कैनोपी उसे हम बोलेंगे। और ज़्यादातर पेड़ जो है वो इस लेयर में आके रुक जाते हैं, इससे ऊपर वो उनकी ग्रोथ नहीं होती। उनमें से कुछ कुछ ही पेड़ पौधे होते हैं जो कि इस लेयर से भी ऊंचे, यहाँ यहाँ इतने टॉल वो ग्रो कर जाते हैं। सबसे ऊंचे जो पेड़ होते हैं ये हो सकते हैं कि 100 मीटर तक भी ऊंचे चले जाए। इन्हें हम बोलते हैं इमर्जेंट लेयर्स।
तो ऐसे ये मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें, फॉरेस्ट फ्लोर है, अंडर स्टोरी लेयर है या अंडर ग्रोथ लेयर है। फिर उसके बाद है कैनोपी लेयर है। ठीक है, मेजोरिटी जो पेड़ पौधे हैं, मेजोरिटी जो बड़े ट्रीज हैं वो इस कैनोपी लेयर तक ग्रो करते हैं, और कुछ जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं वो इमर्जेंट लेयर तक ग्रो करते हैं, जो कि इस कैनोपी के भी ऊंचे जाके ये सबसे टॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मल्टी लेयर्ड कैनोपी या मल्टी स्टोरी कैनोपी ऑफ द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आगे देखते हैं कुछ एक फिगर्स। ये रहा बटरेस रूट्स। बटरेस रूट्स क्या होते हैं कि जहाँ पे सीधा जो पेड़ है उसमें से ये निकल के कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ताकि वो अपने टॉल, जो उनका पेड़ काफी लंबा चौड़ा है उसको वो सपोर्ट कर सकें। जैसे अब जो पेड़ है हमारा काफी ऊंचा है, अप टू 100 मीटर्स तक वो ऊंचे हो सकते हैं, और काफी मोटा भी होगा, तना भी उनका मोटा होता है, काफी हेवी है और टॉल है। तो ऐसे में उन पेड़ को फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए जो उनको नीचे से सपोर्ट कर सके। तो ये नीचे इस तरीके के बने हुए हैं, वो खुद ही ग्रो कर जाते हैं वैसे उनके रूट्स, ताकि वो ऊपर के हेवी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। उन्हें ही हम बोलते हैं बटरेस रूट्स। अगर ये पेड़ इतने ऊंचे नहीं होते तो इन्हें बटरेस रूट्स की जरूरत भी नहीं होती। जो इतने भारी भरकम से पेड़ नहीं होंगे उनके बटरेस रूट्स भी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उस तरीके के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो सबसे भारी भरकम पेड़ होंगे उनके वो इस तरीके से बटरेस रूट्स ग्रो करते हैं, जैसा इसमें देखने को मिल रहा है। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है। आगे देखते हैं। हम्म, कुछ फीचर्स हैं हमारे इसमें, फिगर्स को देखेंगे बाद में। सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट। एक तो यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ है पौधों से, पत्तियाँ या फिर दूसरे तरह के ऑर्गेनिक कंटेंट वहाँ पे झड़ते हैं और वो डिकम्पोज होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंटेंट उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा रिच है वहाँ की। और न्यूट्रिएंट जो है वो, इतनी बारिश ज़्यादा होती है कि वो न्यूट्रिएंट जो है वो नीचे सरफेस में चले जाते हैं, सॉइल में नीचे के सरफेसेस में चले जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लीचिंग। तो यानी न्यूट्रिएंट होने के बावजूद वो न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, क्योंकि वो लीचिंग हो जाती है। ऊपर से जो सॉइल के लेयर से वो न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं। स्पेसीज कुछ यहाँ के देख लो, पेड़ पौधे किस तरीके के वहाँ पे आते हैं। तो रोजवुड, मेहोगनी, इबनी, रबर, ठीक है, आयरन वुड। आयरन वुड इसको इसीलिए बोला जाता है, मेसुआ एक दूसरा नाम है इसी का। आयरन वुड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस और हेवी होता है, और ये पानी में डूब जाता है। अदरवाइज लकड़ियाँ पानी में जल्दी डूबती नहीं है, बट ये इसकी लकड़ी इतनी ज़्यादा भारी होती है कि वो पानी में डूब जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं हार्डवुड टिम्बर। हार्डवुड यानी कि वैसे पेड़ जो जिनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, डेंस है, फर्नीचर बनाने के लिए वो अच्छा होता है। दूसरे कुछ फीचर्स यहाँ पे देखें तो क्लाइंबर्स एंड लियानाज आर कॉमन। क्लाइंबर्स क्या है, जो रेंगते हुए जो पौधे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं या दूसरे दीवार पे चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे तो कोई फिजिकल मैन मेड स्ट्रक्चर की बात है नहीं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे दूसरे पेड़ों पे जो चढ़ने वाले दूसरे पौधे हैं छोटे मोटे, उनको क्लाइंबर्स बोलेंगे। ये बिना सपोर्ट के ग्रो नहीं कर सकते, इन्हें कोई क्लाइंबर्स को कोई सपोर्ट चाहिए जिस पर ये ग्रो कर सकें। और लियानाज जो होते हैं वो वुडी क्लाइंबर्स टाइप के होते हैं। क्लाइंबर्स ही हैं बट एक वुडन टाइप के हैं, लकड़ी जैसे उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसी लताएं जो काफ़ी हार्ड हैं स्ट्रक्चर में। लियानाज एंड क्लाइंबर्स। अब देखते हैं फिगर में। ये रहे हमारे लियानाज, जिसमें मोगली जिन्हें पकड़ के झूलता था। एक पेड़ की एक जगह से दूसरी जगह तक ये झूलते लटकते हुए फैले हुए होते हैं पूरे जंगल में, और ये जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वैसे ही जगहों में देखने को मिलता है। एक तरह के क्लाइंबर्स ही हैं बट वुडन है। फिर ये दूसरे हर्बेशियस क्लाइंबर्स हैं, जो पेड़ दूसरे पेड़ के सपोर्ट में वो ऊपर बढ़े जा रहे हैं, ये जो हैं वो क्लाइंबर्स हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वैसे पौधे होते हैं जो कि दूसरे पेड़ पे ही ग्रो कर जाते हैं। ज़्यादातर ये एपीफाइट्स ऐसे हैं जो दूसरे पेड़ों पर ग्रो कर जाते हैं, सॉइल में ना ग्रो करके ये दूसरे पेड़ों पर ग्रो कर रहे हैं। ऐसे पौधों को हम बोलते हैं एपीफाइट्स। और इन्हीं एपीफाइट्स में कुछ फ्लावरिंग टाइप्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्किड्स। ज़्यादातर ऑर्किड्स जो होते हैं वो एपीफाइट्स ही होते हैं। तो ये जो
ऑर्किड्स आर नॉट सिंपली फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे कईयों को कंफ्यूजन होता है कि जो एक तरह के फूल होते हैं उन्हें हम ऑर्किड्स बोलते हैं, बट वो फूल किस तरह के होते हैं कि वो दूसरे पौधों पे, दूसरे पेड़ों पे उगते हैं, उनके मोटे टहनियों पे वो उग जाते हैं। जैसे यहाँ पे इनके रूट्स हैं और ये इनकी फ्लावर्स हैं। तो ऑर्किड्स क्या है? फ्लावरिंग एपिफाइट्स ही हैं। लियानास, क्लाइंबर्स, एपिफाइट्स, ऑर्किड्स ये सारे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के में पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं तो हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। स्पीसीज यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं, तो रिच स्पीसीज हैं, रिचनेस है स्पीसीज में, डाइवर्सिटी में। और एंडेमिज्म है, एंडेमिज्म वो होता है जहाँ पे कि डेफिनेशन देख लें अगर, तो स्पीसीज नेटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन ओनली। मतलब कहने का ये मतलब है कि एंडेमिज्म वो है जहाँ पे किसी एक छोटे से लोकेशन में कोई कई सारे पेड़ पौधे या फिर स्पेसीज प्लांट्स के या एनिमल्स के वहाँ पाए जाते हैं जो कि दूसरे जगहों में नहीं पाए जाते। वहीं पे कुछ ऐसे पेक्यूलियर फीचर्स होंगे उस जोग्राफी के जहाँ पे कि वो पेड़ पौधे या जानवर वहाँ पाए जाते हैं जो दूसरे जगहों में नहीं पाए जाते। उसका एक और ये भी रीज़न हो सकता है कि वो जानवर या पेड़ जो हैं वो ज़्यादा माइग्रेट कर नहीं करते। जानवर तो माइग्रेट खुद कर सकते हैं, बट अदरवाइज प्लांट्स जो है वो दूसरे जानवर जानवर उनके सीड्स को नहीं खाते होंगे, ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं करते होंगे, तो वो ज़्यादा फैल नहीं पाए। एंडेमिज्म के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट हर जगह ये देखने को नहीं मिलता। जो जितने घने जंगल होते हैं वहाँ पे उतनी ज़्यादा एंडेमिज्म देखने को मिलती है। वहाँ पे कुछ तो स्पीसीज ऐसे जरूर हो जाएंगे जो कि दूसरी जगहों में देखने को नहीं मिलेंगे, उन्हीं को हम एंडेमिज्म बोलते हैं या एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या स्पीसीज पाए जाते हैं, तो मैमल्स में एलिफेंट, लायन टेल्ड मैकैक जो कि है एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। यानी लायन टेल्ड मैकैक जो है वो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स हैं। और नीलगिरी लंगूर, स्लॉथ बियर, कुछ चीज़ें याद हो सके तो याद कर लेना। लायन टेल्ड मैकैक एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, ये दूसरी जगह नहीं पाए जाते। फिजियोग्राफी वाले पार्ट में हमने देखा था कि होलो गिबन्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही पाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं पाए जाते। आई मीन इंडिया में दूसरी जगह और नहीं पाए जाते। बर्ड्स में हॉर्नबिल्स हैं, मालाबार ट्रोगोन है। रेप्टाइल्स में कोबरा, ट्री फ्रॉग्स, वैसे मेंढक जो पेड़ों में देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं। और एपीफाइट्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। एपीफाइट्स वही जो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज, दूसरे पेड़ों पे, बड़े पेड़ों पे जो प्लांट्स उगाते हैं उन्हें हम एपीफाइट्स बोलते हैं। और ऑर्किड्स हैं, ऑर्किड्स जो फ्लावरिंग एपीफाइट्स हैं। और उनके साथ साथ फर्न्स, मॉसेज और लाइकेंस भी हैं। फर्न्स, मॉसेज ये अंडरग्रोथ का पार्ट है, लाइकेंस भी अंडरग्रोथ का पार्ट है। ऑर्किड तो एपीफाइट है, कहीं भी हो सकता है। रीजन्स में इंडिया में यहाँ पे वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो भी चीज़ गिवन है वो याद कर लेना क्योंकि रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन जो होगा वो 200 टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन्स में पाया जाएगा। वो ट्रांजिशन होगा डिसिडुअस और एवरग्रीन के बीच में, तो उसके बीच वाले रेनफॉल जोन्स में पाए जाएंगे। और इनमें मिक्स ऑफ एवरग्रीन और डिसिडुअस फॉरेस्ट का मिक्स होता है। कुछ स्पीसीज वहाँ पे एवरग्रीन के भी पाए जाएंगे और कुछ डिसिडुअस के भी पाए जाएंगे। ड्राई सीजन इनका भी शॉर्ट होता है, बट रेनफॉल कंपैरेटिवली वेट रीजन से कम होती है। अब स्पीसीज कुछ याद रखो तो लॉरेल व्हाइट साइडर है, मिक्स ऑफ स्पीसीज है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ओवरलैप है, वही एक ही बात बार बार बोली गई। लियानाज और एपीफाइट्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे, क्लाइंबर्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे, बट उनकी प्रेजेंस जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़ी कम होगी। रीजन्स अगेन वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पैचेस ऑफ ईस्टर्न घाट्स। उनके बाउंड्री रीजन्स जहाँ पे बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही है वैसे रीजन्स में पाए जाएंगे। अब आगे देखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, मोस्ट वाइड स्प्रेड, ये देखो, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट 37% ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड जो इंडिया की है, ऑलमोस्ट 37% ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड जो इंडिया की है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये कहाँ पाया जाएगा? ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है, या ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और जो ईस्टर्न घाट्स के अच्छे रेनफॉल वाले रीजन्स में आएंगे, उन रीजन्स में पाया जाएगा। और इसके साथ साथ
हिमालयाज़ के इन रीजन्स में भी शिवालिक वाले रीजन्स में भी ये पाए जाएंगे, तराई एंड शिवालिक वाले रीजन्स में। अब इनमें स्पीशीज़ क्या होता है, साल साल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है, वो याद रखना, टीक, साल एंड टीक, और बैम्बू, महुआ, तेंदू, सैंडलवुड और शीशम, ये सब पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। अब रीजन, ये रेनफॉल देख लो इनकी, 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है। 100 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले रीजन्स में ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब ये मानसून डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे मानसून अच्छी होती है वैसे जगह पर ये पाए जाते हैं। ड्राई सीजन इनकी रिलेटिवली शॉर्ट होती है, बट इतना फिर भी थोड़ा बहुत तो ड्राई सीजन होता ही है, अदरवाइज ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले रीजन ही होते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो कम है, 100 टू 200 सेंटीमीटर है, मानसून पर डिपेंड करते हैं, इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये है कि ट्रीज जो हैं यहाँ पे, वो पतझड़ का एक सीज़न इनका होता है, जो ड्राई सीज़न होता है उसमें ये पत्ते अपने गिरा देते हैं, ताकि वो अपना वाटर का जो यूज़ है वो बचा सकें। अब मेजर कमर्शियल टिम्बर बेल्ट है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि पेड़ जो हैं उनके लंबे लंबे और सीधे सीधे होते हैं, तो वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए इजी होता है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट देखते हैं, ये जो बारिश 75 टू 125 सेंटीमीटर वाले रीजन्स में है वहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी ड्राई सीजन थोड़ी लंबी होती है, और कैनोपी इनकी ज़्यादा ओपन होती है। ओपन कैनोपी कहने का मतलब है कि जितने घने जो जंगल ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट के होंगे, उसके कंपैरिजन में इनके जंगल थोड़े कम घने होंगे। तो अगर एरियल व्यू अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमें कई जगह पैचेस ऑफ लैंड देखने को मिलेंगे, अदरवाइज मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट में वो पैचेस ऑफ लैंड देखने को कम मिलेंगे। अब इनकी लीफ फॉल, जो इनकी ड्राई सीजन होगी वो थोड़ी लंबी होगी, और लीफ फॉल जो होगा इनका थोड़ा पहले होगा, और नए पत्ते जो आएंगे वो कुछ थोड़ी देर बाद आएंगे। स्पीशीज यहाँ पे देखते हैं, पलाश, पलाश एक इम्पॉर्टेंट ट्री है, बहुत खूबसूरत फूल आते हैं इसको। पलाश, अकेशिया, तेंदू, बेर, नीम, ये सब पेड़ हैं ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट के। अब मॉइस्ट डिसिडुअस और ड्राई डिसिडुअस में थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को ये मिलता है कि मॉइस्ट डिसिडुअस में जो पेड़ हैं, शाल एंड टीक, उनके पत्ते बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। शाल एंड टीक में इतने चौड़े पत्ते होते हैं कि वहाँ पे लोग खाना खाते हैं उन पत्तों में। बट अदरवाइज जो पलाश और बेर और इनके पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, इनकी पत्तियाँ थोड़े छोटे होते हैं। तो जैसे जैसे हम शॉर्टर यानी कम रेनफॉल वाले रीजन्स में जाएंगे, हम हमारे जो पत्तों का साइज है वो कम होता चला जाएगा। कभी ये देखने को नहीं मिलता कि डेजर्ट रीजन में बहुत बड़े पत्ते वाले पेड़ आ गए। अब इनका रीजन क्या है, सेंट्रल प्लेट्यू, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के ड्रायर रीजन्स हैं, जो रिलेटिवली ड्राई रीजन्स हैं सेंट्रल प्लेट्यू के, उनमें ये देखने को मिलता है। और रेन शेडो इंटीरियर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिल्कुल ही ड्राई रीजन में नहीं, बट रिलेटिवली ड्राई रीजन में, ठीक है। और ये जो है सेकंड मोस्ट एक्सटेंसिव फॉरेस्ट टाइप्स हैं इंडिया में, मॉइस्ट डेसिडुअस के बाद ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, 28% ये है, 37% मॉइस्ट डेसिडुअस है। मतलब ये समझ लो कि जो इंडिया में मेजर फॉरेस्ट टाइप है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है, मोर देन 50%, इनफैक्ट मोर देन ऑलमोस्ट 60%। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो ये सेमी एरिड वाले रीजन्स में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे लेस देन 75 सेंटीमीटर है, एरिड टू सेमी एरिड वाले रीजन में। इनके अडेप्टेशन जो ज़ेरोफाइटिक होते हैं, ज़ेरोफाइटिक का ये मतलब है कि जो जो पेड़ ऐसे हैं जो कि डेजर्ट रीजन्स में या बहुत ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन इनकी हो चुकी है, तो ये अडेप्ट हो चुके हैं टू अक्यूट मॉइस्चर स्ट्रेस, जहाँ पे पानी बिल्कुल कम हो वैसी जगहों में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन इनकी हो चुकी है। अब यहाँ पे थॉर्न्स और स्पाइन्स देखने को मिलते हैं। थॉर्न्स और स्पाइन से क्या होता है कि रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, यानी वाटर लॉस जो पेड़ से होता है वो कम हो जाता है, और दूसरे जो जंगली जानवर वगैरह होंगे, भेड़ बकरी अगर वहाँ वहाँ पे कोई होंगे, कैमल या दूसरे हर्बीवोर्स, वो उनको खा नहीं पाएंगे, तो वो खुद को बचाने के लिए। दूसरी जगह में क्या है कि अगर वो पत्ते खा भी लेते हैं तो कुछ ही देर में उनके नए पत्ते आ जाएंगे, बट ऐसा इन इन जगहों में नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है सर्वाइव करने के लिए। दूसरे जानवर उनको खा गए तो जब तक वो रीजनरेट कर पाए तब तक वो सूख के मर जाएंगे। या तो इनके पत्तियां बहुत ही छोटे होते हैं, या बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, और उन पत्तियों की जगह में थॉर्न्स आ जाते हैं।
यानी कांटे आ जाते हैं। सरफेस एरिया को ये मिनिमाइज करने के लिए और वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा होता है। सारे अडेप्टेशन इनके हैं कि वो जितना कम से कम अपना वाटर लॉस जो है मैक्सिमम बचा पाए। जैसे ये है कैक्टस का एक गोल सा मोटा सा। अब ये क्या है कि इस सरफेस में वो कम से कम वाटर लॉस होगा। थॉर्न्स यहाँ देख ही रहे हो, तो वो थॉर्न्स से ग्रेजिंग एनिमल से खुद को बचा रहा है, बचाने के लिए उसको है। और इनके जो रूट्स हैं वो बहुत ही डीप जाते हैं, डीप टैप रूट्स हैं, ताकि जहाँ पे भी पानी हो गहराई में उससे वो उसे एक्सट्रैक्ट कर सके। सक्यूलेंट स्टेम्स हैं। सक्यूलेंट स्टेम्स यानी मोटा और गूदेदार स्टेम होता है जो वहाँ पे वाटर स्टोरेज करता है। इनके पत्तों को या इनके स्टेम्स को अगर काट के देखो तो अंदर से एकदम से रसदार और गूदे जैसा होता है, वहाँ पे वो वाटर स्टोर करके रखते हैं। इनके क्यूटिकल्स थिक होते हैं, मोटे क्यूटिकल्स होते हैं, स्टोमाटा संकीर्ण होते हैं या सरफेस में नहीं होके अंदर में होते हैं, और सरफेस थोड़े से हेयरी होते हैं। तो ये सारे जो फीचर इनके अडेप्टेशन हैं वो पानी के लॉस को बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन लॉस को बचाने के लिए। टमाटर से फोटोसिंथेसिस होता है, और सरफेस पे अगर हो तो उसे वाटर लॉस भी होता है, तो सरफेस से बचा के वो ज़्यादा अंदर रखते हैं खुद के, ताकि उससे वाटर लॉस कम हो सके। ज़्यादा बॉटनी में ना जाके बेसिक्स में हम रुक जाएंगे, जितना हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज कुछ याद कर लो। कैक्टस है, सबको मालूम है। अकेशिया एक प्लांट है यहाँ की। यूफोर्बिया, कैक्टस और खेजरी। खेजरी थोड़ा ठीक ठाक लंबा होता है, अप टू 3 मीटर हाइट, 3 to 4 मीटर हाइट तक हो सकते हैं। कैक्टस अदरवाइज उतने बड़े जनरली नहीं होते, कभी कभी होंगे भी तो बहुत कांटेदार होते हैं। और रीजन इंडिया में क्या है, राजस्थान, गुजरात और कुछ डेक्कन के रेन शेडो रीजन में। वैसे थॉर्न वाले फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे डेक्कन रीजन में, कुछ एक पैचेज में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जैसलमेर और बाड़मेर वाले रीजन में तो पूरा का पूरा एरिया वो डेजर्ट का ही है। अब देखते हैं ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ड्राई भी है और एवरग्रीन भी है, दोनों साथ में कैसे हो सकता है। तो वो ऐसे रीजन है जहाँ पे कि ज़्यादा बारिश नहीं होती, और रेनफॉल की वजह से ये एवरग्रीन नहीं है, बल्कि कुछ प्लांट्स के दूसरे अडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। तो ये रेनफॉल बेस्ड नहीं है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट रेनफॉल बेस्ड बट ह्यूमिडिटी बेस्ड। जो कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, जो रीजन समुद्र के पास होते हैं, सी या ओशन के पास होते हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी उन रीजन्स में ज़्यादा होती है। अब भले ही वहाँ बारिश ना हो बट ह्यूमिडिटी तो है। तो प्लांट्स ने कुछ ऐसे अपने तरीके बना लिए हैं जिससे वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले पा रही हैं। तो वो अपने वाटर की रिक्वायरमेंट जो है उन मॉइस्चर से पूरा कर ले रही हैं। कोस्टल मॉइस्चर्स यहाँ पे है, तो उसी से वो पेड़ पौधे एवरग्रीन रहते हैं। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून वाला रीजन होता है जो अपना कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन है, और कुछ रायलसीमा वाला रीजन है। रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर है या अराउंड 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में भी जो अगर हम देखें तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इन इंडिया वो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को यहाँ नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पे प्लांट्स ने ऐसा अडेप्टेशन कर लिया है कि वो ह्यूमिडिटी अपने एयर के मॉइस्चर से ही अब्जॉर्व कर ले रहा है। अब ये ड्राई कंपेयर टू द वेट एवरग्रीन रीजन है, यानी कि बारिश यहाँ पे कम है। ड्राई और वेट कहने का मतलब है कि वहाँ अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी है। वेट यानी कि मोर देन 200-250 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है उसको हम वेट बोलेंगे, और ड्राई बोलेंगे वो जो रीजन 100 से कम होगा, 100 सेंटीमीटर से कम होगा उसे हम ड्राई बोलेंगे। और यहाँ पे पेड़ जो है वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट इन हाइट, और ग्रीन ट्रीज हैं और लीव्स इनके लेदरी हैं, ठीक है। और टैमर टैमरिंड कैसोरिनिया अगर याद रख पाओ तो ठीक है, अदरवाइज टैमरिंड इमली का जो पेड़ है वो ड्राई एवरग्रीन टाइप है। इमली संस्कृत में एक टर्म है, अम्लिका, अम्लिका बोलते हैं, उससे वो बन गया है इमली, वो भी एक ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब ये रीजन्स इनके देख लो, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु, ओनली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वेस्टर्न कोस्ट में नहीं देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न कोस्ट में इसलिए देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हेवी रेनफॉल वाला जोन है, वहाँ जो भी एवरग्रीन नेचर का फॉरेस्ट होगा वो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। और दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, ठीक है। आगे देखते हैं स्वाम्प फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। लिटोरल यानी वो रीजन्स जहाँ पे समुद्र का पानी किसी भी तरीके से टच कर रहा होगा, या तो टाइड्स के टाइम में टच कर रहा होगा या पूरे साल टच कर रहा होगा।
जो कोस्टल रीजन है, और स्वाम्प वाले रीजन यानी कि जहाँ पे थोड़ा दलदली इलाका है, तो दोनों ही हो सकते हैं। और जहाँ पे सलाइन सॉइल होगा, वाटर जहाँ की सलाइन ब्रैकिश होगी, थोड़ा सा भी खारा पानी जहाँ पे होगा वहीं पे मैंग्रोव्स आएंगे। जहाँ पे खारा पानी नहीं होगा वहाँ पे मैंग्रोव्स नहीं आते। तो ये सबसे पहले तो ये टाइडल रीजन्स में, सलाइन रीजन्स में या मार्शी कोस्टल जोन्स में पाए जाते हैं। नॉट जस्ट मार्शी, यानी तराई रीजन में भी हमारे दलदली इलाका पाया जाता है, बट वहाँ पे मैंग्रोव्स नहीं देखने को मिलते हैं, वहाँ दूसरे तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और ये जो रीजन है जो कोस्ट के पास है, सी कोस्ट के पास है, वहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाएंगे। दैट इज ड्यू टू द सैलिनिटी। अब ये रिवर डेल्टाज में, एस्टुअरीज और क्रीक्स में पाए जाएंगे। हेलोफाइटिक वेजिटेशन है। हेलोफाइटिक मतलब वैसे पेड़ पौधे जिन्होंने सलाइन वाटर में सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशन कर लिया हुआ है। जेरोफाइटिक हमने देखा था, दो मॉइस्चरलेस कंटेंट में यानी डेजर्ट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशन सीखे थे। हेलोफाइटिक मतलब जो ज़्यादा सॉल्ट वाले रीजन्स में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा नमक जहाँ पे हो वहाँ पे टॉलरेट कर लेते हैं। अब कुछ एक और चीज़, इनके कुछ और अडेप्टेशंस क्या है, न्यूमेटोफोर्स यानी कि एरियल ब्रीदिंग रूट्स होते हैं इनके वाटर लॉग्ड सॉइल में। यानी कि जो जड़ें इनकी होती हैं वो वापस से सरफेस में ऊपर की तरफ आ जाती हैं, तो उन्हें हम एरियल रूट्स बोलते हैं। जो वापस से हवा की तरफ आ जाती हैं उन्हें हम न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं। न्यूमा मतलब, ये जो टर्म है इसका मतलब है एयर। तो एयर की तरफ जो रूट्स आ रहे हैं उनको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। दूसरे जो इनके रूट्स हैं वो स्टिल्ट रूट्स हैं और प्रॉप रूट्स हैं। स्टिल्ट रूट्स वो होते हैं जो हवा में थोड़े लटके टाइप से होते हैं, और प्रॉप रूट्स जो होते हैं वो पेड़ के ऊपर के ब्रांचेस से नीचे जा करके वापस से जमीन में जाते हैं पेड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। हाँ, इन सबको अभी डायग्राम्स में भी देखेंगे, फोटोग्राफ्स में। विवी पैरी एक होता है इनमें। विवी पैरी का मतलब ये है कि जो सीड्स हैं वो जमीन में पानी में नीचे जाके ना जर्मिनेट करते हुए वो पहले जर्मिनेट कर लेते हैं पेड़ों में ही, और उसके बाद वो उसे डिटैच होते हैं। तो जब वो पेड़ में लटके ही हुए हैं वहीं पे वो उनमें से दूसरा पौधा आना शुरू हो जाता है। विवी पैरी मतलब जो बीज है वो पेड़ से डिटैच होके फिर से वहां पे पेड़ नए आने शुरू हुए, ऐसा नहीं है। यानी दूसरे पेड़ पौधों में क्या होता है वास्कुलर प्लांट्स में, कि उनका फ्रूट्स है, कोई फ्रूट्स या तो किसी ने खाया या खुद ही गिर गया और वो जाके जमीन में उनमें से पेड़ आना शुरू करते हैं। बट अदरवाइज जो वीवी पैरस या वीवी पैरी जिनमें देखने को मिलते हैं, वैसे पेड़ पौधों में क्या होता है कि हवा में लटके उन फ्रूट्स में से ही पेड़ आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे उनमें से थोड़ा पेड़ आकर बड़ा हो चुका होता है, सैपलिंग जितना बड़ा हो चुका होता है, उसके बाद वो पेड़ से डिटैच होते हैं। इसके साथ ही इसमें एक और फीचर है सॉल्ट एक्सक्रीशन का, यानी पत्तों से वो सॉल्ट एक्सक्रीट कर देते हैं। तो वो सॉल्टी वाटर जो वो इन कर रहा है प्लांट्स में, अब्जॉर्ब कर रहे हैं जो वो सॉल्टी वाटर, उसके वो उसमें से वो सॉल्ट छांट करके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब एक्सक्रीट कर देते हैं। अब देखते हैं, ये जो है वो देखो हवा की तरफ आ रहे हैं नुकीले, इनके जड़ है, रूट्स जो कि हवा की तरफ आ रहे हैं वापस जमीन। ये मिट्टी कीचड़ सा है, और यहाँ से वापस से वो रूट्स आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, ये मैंग्रोव है, अकेशिया, सॉरी, एविसेना, नॉट अकेशिया। अकेशिया तो ड्राई रीजन्स में पाया जाने वाला है। ये एविसेना एक मैंग्रोव प्लांट है, और ये हवा की तरफ इसके रूट्स आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। आगे हम देखते हैं, जैसे हवा में लटके हुए इनके रूट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। अभी जहाँ पे नीचे के पास है यहाँ पे दूसरे दूसरे ब्रांचेस ब्रांचिंग आउट होके ऐसे रूट्स ये गिर रहे हैं इनको सपोर्ट के लिए। यहाँ पे वेव्स ज़्यादा होंगे देखने को, लहर ज़्यादा होंगे इनकी पानियों में, तो वो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वैसे रूट्स अडेप्ट कर जाते हैं। आंधी तूफान में भी ये बचे रहेंगे, ज़्यादा वेव वाले, स्ट्रांग वेव्स वाले या टाइडल कंडीशंस में वो बचे रहेंगे। पानी का लेयर, इनमें पानी का लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है हाई टाइड्स और लो टाइड्स में। आगे देखते हैं, ये सॉल्ट एक्सक्रीशन है। सॉल्ट जो है नमकीन पानी, खारे पानी के साथ जो गया है उसे वो पत्तियों से क्रिस्टलाइज करके बाहर निकाल दे रही है। तो इनके कुछ फीचर्स हैं सर्वाइवल के, लिटोरल एंड स्वॉम्प्स या फिर मैंग्रोव्स के।
कुछ स्पीसीज इनके याद रख लो, राइजोपोरा, एविसेना एंड सुंदरी। सुंदरी ट्रीज के नाम पे ही सुंदरबंस का नाम पड़ा है। सुंदरी ट्रीज, सुंदरी तो याद ही रखो, सुंदरी ट्रीज, और उसके साथ एविसेना याद रख सकते हो। जिस तरीके से भी याद रख सकते हो रख लो। छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक इज अलाउड इवन इन द रिटन एग्जाम्स, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी। रीजन इसका क्या है? सुंदरबन डेल्टा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा रीजन है, वहां पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। उड़ीसा में ब्राह्मणी रिवर की जो डेल्टा है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स वहां पाए जाते हैं। महानदी के भी कुछ डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं। गोदावरी के जो माउथ में जो डेल्टा बनता है, वो वहां पे कोरिंगा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तो रीजन्स का नाम के साथ याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी एग्जाम से पूछ ले। पिचावरम मैंग्रोव्स जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, और कोस्टल गुजरात में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। गुजरात को ऐसे पिक्चर करते हैं तो लोग थोड़ा डेजर्ट टाइप में ही, सेमी डेजर्ट टाइप में ही पिक्चर करते हैं, बट कोस्टल रीजन में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। नाम फिर से याद कर लेना। बंगाल में तो सुंदरबन सबको मालूम ही होगा। उड़ीसा में भीतरकनिका है, बट भीतरकनिका जो है वो महानदी रिवर में नहीं है, वो दूसरी रिवर में, ब्राह्मणी में है। ठीक है। एंड गोदावरी में कोरिंगा मैंग्रोव्स है, और पिचावरम मैंग्रोव्स जो है वो तमिलनाडु में। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज की फैक्ट है, इनलैंड मैंग्रोव्स जो है वो गुजरात में देखने को मिलते हैं, मतलब जमीन के अंदर। अदरवाइज किसी भी रीजन में, वो कोस्टल रीजन से दूर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। बट गुजरात में एक रीजन है गुनेरी, इन कच्छ रीजन, जहाँ पे कि समुंदर से करीब 30-40-45 किलोमीटर के अंदर में भी वो मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बट अब सोचोगे कि जहाँ पे सलाइन वाटर है नहीं है, वहाँ पे कैसे वो मैंग्रोव्स आ रहे हैं? तो उसमें ये है कि ग्राउंड वाटर जो है उनकी, ग्राउंड वाटर चैनल्स वो कनेक्टेड है अंडरग्राउंड टू द ब्रैकिश वाटर, मतलब समंदर के पानी से वो किसी तरीके से ग्राउंड वाटर चैनल्स उनके कनेक्ट हो गए हैं। तो वो जो पानी मिल रहा है पेड़ों को, वो ब्रैकिश नेचर का हो चुका है, उसकी वजह से वहाँ पे मैंग्रोव्स आ गए, विच इज एन इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट। कोस्टल बफरिंग ये देते हैं, इसका मतलब है कि जो एक्सट्रीम सीजन्स या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, जैसे साइक्लोन, सुनामीज वगैरह कंडीशंस जो होते हैं, स्टॉर्म वाले कंडीशंस होते हैं, उनमें ये बफरिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब हवा या पानी के इंटेंसिटी को वो रोक देते हैं। तो एरोजन कंट्रोल, कोस्टल एरोजन जो है उसको वो रोकते हैं, साइक्लोन के लिए बैरियर एक्ट करते हैं, और स्टॉर्म को अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि तेज हवा, आंधी तूफान, इनको वो रोकते हैं। सुनामी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट डिफेंस है। जो उड़ीसा में साइक्लोन हुआ था, सुपर साइक्लोन, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है, और उन्होंने उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उनका रहा है मैंग्रोव्स ग्रो करना कोस्टल रीजन्स में। उसकी वजह से जो अभी वहाँ साइक्लोन्स आते हैं वो काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाते हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उनका कम हो चुका होता है। तो कोस्टल रीजन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मैंग्रोव्स कोस्टल रीजन्स में हो, जिससे वो अ, उस तरीके के वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचे रहें। अब यहाँ पे एक है, ओनली मैंग्रोव हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इज द सुंदरबन। अदरवाइज रॉयल बंगाल टाइगर या टाइगर जो है वो डेल्टा रीजन्स में होंगे भी, तो मैंग्रोव्स में नहीं देखने को मिलते हैं। वो यहाँ पे सुंदरबंस में, मैंग्रोव रीजन्स में वो रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। और ये सुंदरबंस जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्लस वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। अब रैंकिंग अगर हम देख लें, मैंग्रोव कवर जो है वो इंडिया में किस तरीके से है, ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। एग्जाम से पूछ सकता है ये सब क्वेश्चंस। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं, उसके बाद वो गुजरात है, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो ऐसे गुजरात देखने से हो सकता है किसी को लगे कि वहाँ पे इतने ज़्यादा देखने को ना मिले, बट गुजरात की कोस्ट लाइन जो है वो बहुत लंबी है, इनफैक्ट इंडिया में सबसे लंबी है स्टेट्स में। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं, और उसके बाद गुजरात में दूसरे नंबर पे है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये रैंकिंग इतने याद रख लेना। अब आगे चलते हैं। इसमें माउंटेन फॉरेस्ट जो हाई अल्टीट्यूड्स में जो पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट है, 1000 से 2000 मीटर में। यहाँ पे बारिश ठीक ठाक माइल्ड रेनफॉल होती है। यहाँ पे चीड़ पाइन देखने को मिलते हैं, शिवालिक्स और लोअर हिमालयाज में है। कमर्शियल फॉरेस्ट्री यहाँ पे होती है, स्पेशली वेस्टर्न हिमालयाज में चीड़ पाइन की बहुत ज़्यादा कमर्शियल फॉरेस्ट्री होती है, टिम्बर के लिए, उसके इंडस्ट्रीज के लिए। आगे
जैसे थोड़े ऊपर हाइट में जाएंगे 1500 टू 3000 मीटर के अल्टीट्यूड में मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कूल्ड एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है यहाँ पे। ब्रॉडलीफ एवरग्रीन डोमिनेंस। अब ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, नहीं भी याद रखना है तो छोड़ सकते हो। कुछ स्पीसीज इसके याद रख लो। मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट के ओक, रोडोडेंड्रॉन, चेस्टनट। ओक तो है ही है। रोडोडेंड्रॉन एक फ्लावरिंग प्लांट है। अब इसमें ज़्यादा ऊंचे हाइट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देवदार और जूनिपर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देवदार हैं, जूनिपर्स हैं, लद्दाख और लाहौल स्पीति के इनर वैलीज में देखने को मिलता है। और थोड़े और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे हिमालयस में तो हमें अल्पाइन मीडोज देखने को मिलता है, जो ट्री लाइन के ऊपर है, यानी 3600 मीटर्स के ऊपर जो है, जहाँ पे कि ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। अब वो घास फूस या छोटे स्क्रब्स ही देखने को मिलेंगे। और उसके फिर और ज़्यादा ऊंचा जाने पे वहाँ पे परमानेंट स्नो देखने को मिलेगा। तो वैसे जो एक डिमार्केशन लाइन है उसे हम ट्री लाइन कहते हैं। हिमालयस में फिर से एक बार देख लें तो 1000 से 2000 तक में वहाँ पे सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट हैं। इसके 1000 मीटर से नीचे में वहाँ पे डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। 1000 से 2000 में चले गए तो चीड़ पाइन, पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उससे ज़्यादा ऊपर जाने पे टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी उससे ज़्यादा ऊपर चले जाने पे देवदार और जूनिपर देखने को मिलता है। उससे ज़्यादा ऊंचा जाने पे अब पेड़ नहीं आएंगे, वहाँ पे बस घास फूस या झाड़ जैसे होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बर्च ट्री जो है, पहले भी हमने देखा था। बर्च ट्री जो है वो अपर लिमिट होती है ट्रीज की, यानी ट्री लाइन है। ट्री उसके ऊपर में, उससे ऊपर के ऑल्टीट्यूड में फिर बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। ये पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसी लेक्चर्स में, वेजिटेशन के। अल्पाइन ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, जो गुलमर्ग रीजन है कश्मीर का, या मर्ग रीजन्स जो है सोनमर्ग, गुलमर्ग, और हिमाचल एंड उत्तराखंड वाले रीजन में जो बुग्याल से इनको बोलते हैं, वो पास्चर लैंड या मीडोज वहाँ देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड, हाई हाई ऑल्टीट्यूड के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। बर्च ट्री जो है वो ट्री लाइन है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। उसके ऊपर अब दूसरे बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे घास फूस है, मॉसेस है, सेजेस हैं। इनकी फ्लावरिंग सीजन जो होती है छोटी होती है। आधे टाइम तो वहाँ पे बर्फ होगा, बाकी के टाइम में वहाँ पे फ्लावरिंग होगी, समर के टाइम में। हाई हिमालयन रीजन्स में देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा। अब सीजनल ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, जब बर्फ यहाँ से पिघल जाती है तो फ्लावरिंग सीजन में वहाँ पे घास फूस आते हैं। अब वहाँ पे जो शेफर्ड्स हैं, यानी भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज है, वो हायर अल्टीट्यूड में चले जाते हैं अपने जानवरों को लेके, भेड़ बकरियों को लेके। और वहाँ पे ट्रांस ह्यूमन्स, यानी कि नोमैडिक लाइफस्टाइल एक तरीके के। ट्रांस ह्यूमन्स मतलब ये हुआ कि किसी एक सीजन में वो किसी दूसरे रीजन में है, अगले किसी सीजन में किसी और रीजन में चले गए। मतलब लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना, वो ट्रांस ह्यूमन्स बोला जाता है। अब उसमें कुछ ट्राइब्स हैं, भूटिया, गद्दी, गुज्जर्स, वन गुज्जर्स और बकरवाल। ये सब शेफर्ड कम्युनिटीज हैं बेसिकली, भेड़ बकरियों को चराते हैं। और इसके साथ ही साथ ये दूसरे मेडिसिनल हाउस भी कलेक्ट करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स में। जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में, इम्पोर्टेंट वहाँ मेडिसिनल हाउस पाए जाते हैं। और चूंकि ये लोग उस तरफ रहते हैं तो इन्हें उनकी जानकारी होती है कि कौन सा मेडिसिनल हर्ब जो है वो किस काम आ सकता है, और मार्केट में उसके इनको अच्छे पैसे भी मिलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है। माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं। स्टंटेड एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। स्टंटेड का मतलब कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो हाइट होती अदरवाइज, वो उससे कम होते हैं, यानी कि बौने पेड़ हैं वहाँ पे, छोटे हैं हाइट में। और बीच बीच में ग्रासलैंड्स भी हैं और अदर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं। उन्हीं को शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। अब देख लें यहाँ पे, तो ये बीच का ऊपर का जो रीजन है, हाईलैंड टॉप वाला, हिल टॉप वाला रीजन है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। अदरवाइज जो वैली वाला रीजन है, यहाँ पे घने जंगल है, वो ग्रीन फॉरेस्ट है, और वो स्टंटेड नेचर के हैं। ये ऊपर का जो हिल टॉप वाला रीजन है वो ग्रासलैंड है, और जो बीच का जो वैली रीजन है वहाँ पे वो फॉरेस्ट है। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया में, इसे हम शोला फॉरेस्ट बोलते हैं।
कि जंगल है जहाँ पे वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, और जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ ग्रासलैंड्स हैं। अब जो सॉइल है यहाँ की, सॉइल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट है उनमें डीप फर्टाइल सॉइल है जो वैली रीजन्स में पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंटेंट उनमें रिच है, और ग्रासलैंड्स जो है वो वैसी जगह में है जहाँ पे हिल टॉप है, वहाँ पे सॉइल उतनी मैच्योर नहीं की है। कहने का ये मतलब है कि अगर ये हिल टॉप्स में देखो, ऊंचे लैंड्स में देखो, इसमें बेटर समझ में आएगा। ये वाले ऊंचे लैंड्स में देखो, यहाँ पे बारिश की वजह से क्या है कि सॉइल जो है वो बह के नीचे चली जा रही है, और यहाँ पे उतना थिक सॉइल है नहीं कि वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ आए। तो सॉइल जो है इन हिल टॉप्स में वो उनकी जो थिकनेस है या लेयर है वो उतनी मोटी है नहीं, उसीलिए वो पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं है, उसी को हम बोलते हैं इमेच्योर सॉइल। तो वहाँ पे बस घास है। और जहाँ पे वो वैली रीजन है, जहाँ पे ये सॉइल बह के आ रहा है और यहाँ जमा हो रहा है, और नीचे की लेयर जो है वो थिक हो चुकी है, यहाँ पे ऊंचे पेड़ ग्रो कर रहे हैं, और जहाँ पेड़ ग्रो कर रहे हैं वो ग्रीन टाइप के हैं। तो इसका यही रीजन है कि हिल टॉप्स में वो सॉइल मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी थिकनेस उतनी ग्रोन थिकनेस उनकी डेवलप नहीं हो पा रही है मिट्टी की, उसकी वजह से वहाँ पे ऊंचे पेड़ नहीं आ पा रहे हैं। कुछ एक हैं भी तो बहुत छोटे छोटे हैं, जहाँ जहाँ उन्हें कुछ जगह मिल गया मिट्टी को ठहरने के लिए और थिकनेस बढ़ाने के लिए। अदरवाइज वो मिट्टी बह के आ रही है नीचे, जहाँ जमा हो रही है वहाँ पे थिकनेस का सॉइल की थिकनेस का एक लेयर है, वहाँ पे जंगल वहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत है शोला फॉरेस्ट। हाई अल्टीट्यूड रीजन्स में पाया जाता है, 1500 टू 2500 मीटर्स। वेस्टर्न घाट्स में ही देखने को मिलता है, ये हिमालयन रीजन्स में नहीं है। अब लैंडस्केप पैटर्न जो है वो फॉरेस्ट पैचेज हैं वैलीज में, वैलीज यानी कि लो लाइंग रीजन्स जो है वहाँ पे फॉरेस्ट पैचेज हैं, और जो हिल टॉप्स हैं स्लोप्स में वहाँ ग्रासलैंड्स हैं। इसी को हम शोला ग्रासलैंड मोजाइक भी बोलते हैं। यानी मोजाइक यानी कि बीच बीच में ग्रासलैंड्स हैं और बीच बीच में फॉरेस्ट हैं। क्लाइमेट यहाँ की कूल मॉइस्ट मिस्टी है, फ्रीक्वेंट क्लाउड कवर रहता है, रेनफॉल तो यहाँ पे अच्छी खासी होती है। अब रेनफॉल का सोर्स जो है यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून भी है और ओरोग्राफिक रेंज भी है, लोकल कन्वेक्शनल रेंज भी होता होगा। एंड साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है। वेस्टर्न घाट्स में ही ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, ज़्यादातर क्या पूरे वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन्स जो हैं हिल्स में, नीलगिरी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है, पालनी हिल्स एंड अगस्त्य मलाई। नाम याद रखो लो तो बेटर है। अब यही कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर भी हैं, भावनी पेरियार रिवर्स के ये सोर्सेज हैं, वाटर स्पॉन्जेस की तरह एक्ट करते हैं। वाटर स्पॉन्जेस का मतलब ये हुआ कि जो हिल टॉप्स में अगर ड्राई लैंड होता ही बिल्कुल बिल्कुल सा अगर ये ड्राई लैंड होता, तो यहाँ से पानी बहुत तेजी से बह के गिर जाते। बट ये छोटे छोटे घास जो है वो पानी को धीरे धीरे वो छोड़ते हैं, और वो वाटर स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं, उसकी वजह से पानी धीरे धीरे बहता है, बारिश का पानी, और वो इंपॉर्टेंट रिवर्स को वो इंपॉर्टेंट रिवर्स की वो ओरिजिन का काम करते हैं। तो भावनी और पेरियार दो रिवर्स हैं, और भी रिवर्स हैं बट दो इंपॉर्टेंट रिवर्स ये हैं। पेरियार इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द केरला स्टेट, वाटर स्पॉन्ज की तरह ये एक्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। लेटेस्ट जो डेटा है इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट की, उसको हम डिस्कस करते हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो इंडिया की है वो 25% है, 25.17% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, 25.17%। अब इसमें सिर्फ जंगल नहीं है, वो बाकी रीजन्स के जो ट्री कवर है, जो जंगल के बाहर के भी जो ट्री एरियाज हैं उनको भी उसमें इंक्लूड करके बताया गया है, तो वो 25.17। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो, जितने भी जंगल हैं इंडिया में उसमें 67% तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, और बाकी 47% जो है, मतलब जो 25.17% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया की जिसमें जंगल पाए जाते हैं या दूसरे पेड़ वाले रीजन है, उसमें 40% सिर्फ हिल डिस्ट्रिक्ट्स में ही है। यानी वैसे रीजन जो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं जगहों में जंगल बचे हैं। और दूसरा एक और भी ये चीज़ है कि जो ज़्यादा ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे जंगल ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। अदरवाइज जहाँ पे बाकी इंडियन पॉपुलेशन है मेनलैंड इंडिया में, वो अपने एग्रीकल्चर फार्मिंग इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन के लिए वो ज़्यादातर लैंड उन्होंने क्लियर कर दिया है, और जंगल वो ज़्यादा छोड़े नहीं है। ट्राइबल लोग ही हैं जो थोड़ा जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। 11%, ओवर 11% ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो साल ट्रीज है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
सबसे ज़्यादा अगर कोई जंगली पेड़ है इंडिया में तो वो साल ट्रीज है, और 13% ऑफ द ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो मैंगो है। मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जंगली पेड़ कुछ है तो वो है, कोई है तो वो साल ट्री है। और जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा पेड़ अगर इंडिया में जो पाया जाता है तो वो मैंगो ट्री है। फॉरेस्ट कवर जो है एरिया वाइज सबसे ज़्यादा किसकी फॉरेस्ट कवर है स्टेट वाइज, तो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र। शॉर्ट में अगर याद करना चाहो, अगर नेमोनिक की बात करो तो माचो मैन। एम ए फॉर मध्य प्रदेश, एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, सी एच छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा, तो माचो हो गया, और मैन महाराष्ट्र। जिस तरीके से याद कर लो, अदरवाइज अपना खुद एक नेमोनिक बना सकते हो। अब परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम की जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज है 85%। अभी हम जब फॉरेस्ट कवर के परसेंटेज में बात करेंगे तो हमेशा जो स्मॉल स्टेट्स होंगे ना उनकी ही परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो इवन तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जंगल हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज काफ़ी बड़ा स्टेट है, और मिजोरम जो होगा तो वो एक छोटा स्टेट है तो उसके परसेंटेजेस हो सकते हैं ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिजोरम की है, उसके बाद अरुणाचल की है, फिर मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। तो दोनों ही सीक्वेंस है, जिस तरीके से याद कर लो। शुरू के 2-3 तो ज़रूर याद रखना। अब मैंग्रोव कवर की रैंकिंग हम देख चुके हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड जो फॉरेस्ट टाइप है वो मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो ट्रीज हैं एक्सप्लॉइटेड वो साल एंड टीक हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा वेजिटेशन वाला चैप्टर ओवर होता है, नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर ओवर होता है। इसमें ज़्यादातर फैक्ट्स हैं, बट जो फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम नोट डाउन करके इसमें हमने इंक्लूड किया है। वो होपफुली वो एग्जाम में आपको हेल्प करे। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।